इंडियन पॉलिटी एमसीक्यूज़ में आज हम शुरुआत कर रहे हैं फिर से। देखो नए क्वेश्चंस की। यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में एक देखिए क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में, यानी कि बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है और देखो बहुत सिंपल है। ठीक है, जैसा कि हमें मालूम है कि अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बहुत सारे प्रोविजंस हैं वो अलग अलग कंट्रीज से लिए गए हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में देखना है कि कौन से जो यहाँ पे मैच हैं वो करेक्टली मैच्ड नहीं है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स तो देखो बहुत इजी है, पिछले वीडियो में भी आप लोगों ने देख लिया कि ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हैं, यूएसए से। दूसरा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो डीपीएसपी जो है वो भी आयरलैंड से आए हैं, इसमें कोई कहीं भी डाउट वाली बात नहीं है, तो ये भी करेक्टली मैच्ड है। देन रेजिडुअल पावर्स ऑफ सेंटर, ये देखो इसमें डाउट है। जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं वो जर्मनी से आए हैं, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो रॉन्ग कौन सा बचा? ये वाला रॉन्ग बचा। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया से अगर ये नहीं आया है, आंसर ये हो गया। तो ऑस्ट्रेलिया से आया क्या है, जो हमारी नॉलेज बढ़ाने वाली चीज़ है, ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट के प्रोविज़न को लिया गया है। ओके, कॉन्करेंट लिस्ट, ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट जो है ली गई है। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका देखिए आंसर सी होगा, जैसा हमने बताया था सी वाला जो मैच है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी देखिए लिस्ट मैच कराने वाला है और वही सिंपल सी चीज़ें हैं। और ये भी देखिए यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आईएएस पीसीएस और वनडे एग्ज़ाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पॉलिटी के। अगर आप यहाँ से करते रहेंगे तो आपके पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ कहाँ से आया भाई? जो हमारे ऊपर रूल कर रहा था वही तो हमें रूल ऑफ लॉ देगा। हमारे ऊपर रूल कौन कर रहा था? इंग्लैंड। सिंपल सा याद रखना है, इसमें कुछ कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है, जो जो इजी हैं आपको अच्छे से याद हैं उनको पहले कर लो। कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ से आई? कॉन्करेंट लिस्ट भाई ऑस्ट्रेलिया से आई, यानी कि डी मैच कर गया 1 से, यहाँ लिख लो। ओके, ए मैच कर गया 2 से, ओके, डी मैच कर गया 1 से। अब देखो रिजर्विंग ऑफ विल, सी पढ़ रहे हैं हम, बाय द गवर्नर फॉर द प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन। तो ये चीज़ आई है देखो कनाडा से। होता क्या था कि जो कनाडा है, कनाडा में जो सेंटर है उसको स्ट्रांग बनाया गया था। तो हमें भी ऐसा लगा कि देश की यूनिटी को मेंटेन करने के लिए कहीं ऐसा नहीं होगा हमने स्टेट्स को जो है मजबूत बना दिया तो स्टेट जो है सेपरेट हो जाए, एक दूसरे से अलग कंट्री बन जाए वो। तो इसलिए हमने सेंटर को मजबूत बनाया। वो जो इंस्पिरेशन है वो हमने कनाडा से ली थी। ओके, तो ये हो गया। देन प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ बचा, ये आपको याद रखना है, बहुत कम पूछा जाता है ये जापान से हो गया। ठीक है, तो अब देख लो 2 3 4 1 होगा ABCD का, 2 3 4 1 देखो डी में मैच कर रहा है, इसका आंसर डी हो गया। इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया है इसका आंसर कि रूल ऑफ लॉ इंग्लैंड से आया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ जापान से आया, एंड रिजर्विंग ऑफ बिल बाई गवर्नर ये कनाडा से आया, एंड कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से आई। ठीक है, यहाँ से देखिए कई सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, एक एक क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस है एग्जाम में। अब देखिए फिर से यहाँ पे लिस्ट की बात आ गई, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हमें मालूम है कहाँ पर हैं, आयरलैंड से आए थे। आयरलैंड, आयरलैंड है कितने नंबर पे? 3 नंबर पे, यानी कि ए मैच कर जाएगा 3 से। फंडामेंटल राइट्स हमें मालूम है यूएसए से आए थे। ठीक है, ये भी सिंपल है, यूएसए देखो कहाँ पे है, यहाँ पे यूएसए 5 नंबर पे है, तो ओके, तो बी हो जाएगा 5 पे। ओके, देन सी है कॉन्करेंट लिस्ट फॉर द यूनियन स्टेट रिलेशंस। कॉन्करेंट लिस्ट देखो सबको मालूम है कि ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया गया है इसको। ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? यहाँ पे 1 नंबर पे है, तो 3 5 1। ओके, डी यूनियन एज ए स्टेट विद ग्रेटर पावर्स टू द यूनियन, इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ये मैंने बताया था कि जो सेंटर है उसको स्ट्रॉन्ग कहाँ से हमें इंस्पिरेशन मिली, वो कनाडा से मिली। तो कनाडा कहाँ है? कनाडा 2 नंबर पे है। देख लो 3 5 1 2 कहाँ पे है? 3 5 1 2 देखो यहाँ पे है, इसका आंसर भी डी हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपको याद है आप यहाँ से सॉल्व करते रहेंगे तो आप पॉलिटी के क्वेश्चंस गलत नहीं करके आएंगे। ओके, तो ये है कुछ इस तरीके से। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आए आयरलैंड से, फंडामेंटल राइट्स आए यूएसए से, कॉन्करेंट लिस्ट फॉर यूनियन स्टेट रिलेशंस आई ऑस्ट्रेलिया से, एंड इंडिया एज द यूनियन ऑफ स्टेट्स विद ग्रेटर पावर्स टू द यूनियन या कनाडा से। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये भी यूपी पीसीएस पे पूछा गया है। आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, अगर हमको याद है तो हम तुरंत 1 सेकंड में आंसर करेंगे। मतलब 1 मिनट का टाइम दिया होता है हमें पेपर में एक क्वेश्चन करने के लिए, लगभग 2 घंटे में लगभग 100 क्वेश्चन करने होते हैं, लगभग 1 मिनट का टाइम होता है, लेकिन हम क्या 1 सेकंड में यहाँ पर सॉल्व कर देंगे इसको।
अगर हमने अच्छे से प्रैक्टिस करी है, याद है, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। कनाडा था, रसिया था, सोचना ही नहीं है बिल्कुल। यूएसए हमारा आगे बढ़ गई। अब इसका फ़ायदा क्या होगा अगर आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस है तो 1 मिनट का जो समय आपको इस क्वेश्चन के लिए मिला था, आपने इसको 1 सेकंड के अंदर सॉल्व कर दिया। यानी कि जो आपके 58 सेकंड यहाँ से आपने 59 सेकंड जो बचा लिए, इसको जो क्वेश्चन आपको आता नहीं होगा उसका आंसर आप सोच करके, या जो हल्का फुल्का याद आ रहा होगा उसको सोच करके सटीक आंसर बनाने में थोड़ा ज़्यादा समय दे करके आप वहाँ यूटिलाइज़ कर पाओगे 59 सेकंड के टाइम को। टाइम का बहुत महत्व है एग्ज़ाम में। ओके, और उससे जो है आप एक आध क्वेश्चन अपना एक्स्ट्रा सही कर लोगे जो कि अदरवाइज़ नहीं होता। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इसका आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी यूपी के एग्ज़ाम में ही पूछा गया है, यूपी यूडीए एलडीए में। द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की कॉन्सेप्ट देखो, अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं बता दूं, ये रसिया से ली गई थी। ये कॉन्सेप्ट रसिया में फंडामेंटल ड्यूटीज़ की कॉन्सेप्ट थी कि भाई जितने भी सिटीजन्स हैं उनके फंडामेंटल राइट्स तो होते ही हैं, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी तो होनी चाहिए। तो सरदार स्वरण सिंह कमेटी अपॉइंट करी गई थी अपने यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ बनाने के लिए। उन्होंने जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रिकमेंड किया था। होता क्या था कि मतलब जो भी आंदोलन वगैरह होते थे उसमें सरकारी प्रॉपर्टी है उसको जला दिया और कुछ होता नहीं था लोगों पे। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने सोचा, ये इंदिरा गांधी जी के समय की बात है, कि गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हमारी होनी चाहिए। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए सरदार स्वरण सिंह कमेटी बनाई गई और फंडामेंटल ड्यूटी जो है इम्प्लीमेंट करी गई। और इसका जो आइडिया है वो रसियन कॉन्स्टिट्यूशन, उस टाइम पर रसिया जो है कोल्ड वॉर का एरा था। उस टाइम पर 1991 से पहले कोल्ड वॉर का एरा था। और जो रसिया था उसका नाम रशिया नहीं था, वो सोवियत यूनियन था। कई सारे जो है कंट्रीज़ थे जो कि कम्युनिस्ट कंट्रीज़ थे, उनकी एक यूनियन थी जो कि सोवियत यूनियन बनाती थी। रशिया वन ऑफ दी मैनी पार्ट्स था, ठीक है, उस यूनियन का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखो यूपीपीसीएस में पूछा गया है, एसोसिएशन और रीजनिंग वाला है। ये क्वेश्चन देखो बहुत सिंपल होते हैं, दिखने में बड़े लगते हैं, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप इजीली पढ़ो इन क्वेश्चंस को, ठीक है, बहुत सिंपल होते हैं, बहुत इजीली हो जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बिकम दी लॉन्गेस्ट वन, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि दुनिया का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। दूसरा क्या है इसका कारण, देखो बताया उन्होंने। देखो अगर रीजन सही लगेगा तो हम बताएंगे हाँ भाई ए एंड आर आर सही और आर इज़ दी करेक्ट। अगर कारण सही नहीं होगा तो हम बी पे जाएंगे, क्योंकि देखो ए तो सही हो चुका है, 3 ही सही हो सकते हैं, या तो आर गलत होगा तो आर पढ़ते हैं। द चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द मॉडल ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये वाली बात सही है, फंडामेंटल राइट्स को जो है हमने कहाँ से बोरो किया, हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है फंडामेंटल राइट्स को। तो ये वाली बात भी हमारी सही है, ठीक है। तो ए एंड आर आर ट्रू हो गए, तो या तो हमारा ये सही हो सकता है या ये सही हो सकता है। तो क्या हमें ये सोचना है कि क्या इस चीज़ का कारण ये है, क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे लंबा होने का कारण फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स का अमेरिका से बोरो किया जाना है। तो ये बात थोड़ी सी पच नहीं रही है। क्यों? फंडामेंटल राइट्स तो केवल पार्ट 3 में है, ठीक है, और आर्टिकल 14 से लेकर के 32 तक है, ठीक है, जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो 400 से ऊपर आर्टिकल हैं, यहाँ पे तो केवल 15-16 आर्टिकल हैं। तो ये वाली बात जो है वो थोड़ी सी नहीं पच रही है। मतलब रीजन में जो स्टेटमेंट लिखी है वो तो सही है कि भाई फंडामेंटल राइट्स जो हमने अमेरिका से बोरो की है, लेकिन इसकी वजह से ये कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्गेस्ट हो गया, ये वाली बात पचने लायक नहीं है। यानी कि जो रीजन है वो गलत है, रीजन है गलत है, तो फिर जो आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, ठीक है। तो फिर बचा के हमारा आंसर हो जाएगा बी, कि भाई दोनों ही सही हैं, बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है, रीजन जो है वो करेक्ट नहीं दिया गया है हमें। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर बी दिया हुआ है, जैसा कि हमने एक्सप्लेन किया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो यूपी आर ओ में पूछा गया है, यूपी पीसीएस के थ्रू ही होता है ये एग्ज़ाम, रिव्यू ऑफिसर का, रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। देखिए इसमें द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एज इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अडॉप्टेड। एक ही क्वेश्चन देखिए कितनी बार रिपीट हो रहा है, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ली गई है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सी आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ, फिर से यूपी पीसीएस के एग्जाम में, यूपी यूडीए एलडीए। आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, बस थोड़ी सी वर्डिंग चेंज होती है और हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसमें देखो कहीं यूएसए लिख देते हैं, यहाँ पर अमेरिका लिख दिया है, फंडामेंटल राइट्स का आइडिया हमारा यहाँ से आया। तो इस तरीके से अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप इस क्वेश्चन को तुरंत चटका देंगे। देन हु वाज द फर्स्ट नॉमिनेटेड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखो ये क्वेश्चन ट्रिकी है, एमपीपीसीएस में पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो है जनरली नहीं पूछा जाता है,
ये नया क्वेश्चन है। अब आपको यहाँ से प्रैक्टिस करने का ये फ़ायदा है कि अगर ये क्वेश्चन कहीं रिपीट हुआ, ठीक है, एमपी में देखो मोस्ट प्रोबेबली फिर से ये रिपीट हो सकता है, जब एमपी में पूछा जा रहा है तो और एग्जाम्स में भी रिपीट हो सकता है। तो अगर आपने यहाँ से प्रैक्टिस की है तो आपको ये क्वेश्चन अगर रिपीट होता है तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। इसका आंसर फ्रैंक एंथोनी है, ठीक है। इसका आंसर ये सब नहीं है, इसका आंसर एक फॉरेनर था ये। हम क्या इन तीनों में से टिक करेंगे, और ज़्यादातर लोग बताऊँ टी कृष्णमाचारी का नाम सुना हुआ है तो इनका टिक कर देंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। फर्स्ट नॉमिनेटेड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फ्रैंक एंथोनी थे, ठीक है, ये हमें याद रखना है। ये देखिए आज का आंसर डी है। एंड फ्रैंक एंथोनी वॉज द फर्स्ट नॉमिनेटेड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ही एस्टेब्लिश्ड, वो क्यों थे, देखो फ्रैंक एंथोनी, आपने एंग्लो इंडियन की कॉन्सेप्ट सुनी होगी कि एंग्लो इंडियंस के लिए दो सीटें नॉमिनेट करी जाती हैं पार्लियामेंट में, आपने ध्यान दिया होगा। पार्लियामेंट की लोकसभा में 552 सीटें होती हैं टोटल, जिसमें से 550 सीटें इलेक्टेड के लिए हैं और 2 सीटें नॉमिनेटेड होती हैं एंग्लो इंडियंस के लिए। तो ऑल इंडिया एंग्लो इंडियन एसोसिएशन फाउंड करी थी इन्होंने 1942 में, ठीक है, इन्होंने सेटअप करी थी ऑल इंडिया एंग्लो इंडियन एसोसिएशन। ही सर्व्ड एज अ नॉमिनेटेड मेंबर फॉर द लोकसभा फॉर 7 टर्म्स। और देखो नॉमिनेटेड मेंबर हमने बताए थे आपको, 2 नॉमिनेटेड मेंबर रहते हैं। 1950 से लेकर के 1992 तक 7 बार ये नॉमिनेट हुए फ्रैंक एंथोनी, ठीक है। और यही फर्स्ट नॉमिनेटेड डेप्यूटी चेयरमैन भी थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी देखो MPPCS में पूछा गया है। द ट्रेडिशन ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़। तो दोस्तों आपको मालूम है कि जो दुनिया का सबसे पुराना जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो अमेरिका का है। तो ये जो ट्रेडिशन है वो शुरू भी कहाँ से होगा, वहीं से होगा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब लिखित में कॉन्स्टिट्यूशन पहला, वैसे तो बहुत सारे थे लेकिन जो मॉडर्न जो कॉन्स्टिट्यूशन है रिटन में वो अमेरिका का ही था। तो इसका आंसर डी हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ PCS में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसमें ये पूछा गया है कि अमंग द फॉलोइंग गिवन नेम्स हुज पोर्टफोलियो इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिया 1947 वॉज डिफरेंट फ्रॉम हिज पोर्टफोलियो इन द इंटरिम गवर्नमेंट 1946, ठीक है। 1947 में जो पोर्टफोलियो था और 1946 में जो पोर्टफोलियो था उसमें डिफरेंस किसका था, मतलब देखो इन सब लोगों के एक पोर्टफोलियो 1947 में रहे होंगे, एक 1946 में रहे होंगे। मतलब 1947 में फर्स्ट कैबिनेट बना था और उससे पहले जो है इंटरिम गवर्नमेंट चल रही थी, अंतरिम सरकार, मतलब कि जो टेम्प्रेरी सरकार होती है वो। तो टेम्प्रेरी में जिनका पोर्टफोलियो था, तो इसमें इसका जो आंसर है वो ये है आपका CH भाभा। इनका पोर्टफोलियो जो है चेंज हो गया था, पहले इनको माइनिंग वगैरह से रिलेटेड था कुछ और बाद में इनको कॉमर्स से रिलेटेड हो गया था। बाकी सबका जो पोर्टफोलियो था वो सेम रहा था। तो इसमें बस केवल आपको ये याद रखना है, ये क्वेश्चन ही रिपीट होगा एज इट इज़। CH भाभा थे, ठीक है, उनका पोर्टफोलियो चेंज हुआ था। तो यही सारे क्वेश्चंस थे आज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी ही मिलेंगे और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम्स।